हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रयोगात्मक परीक्षा की मौखिकी के बारे में जानेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा की मौखिकी के लिए बोर्ड द्वारा केवल 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान प्रयोगात्मक परीक्षक द्वारा पूछे गए मौखिकी के प्रश्न और आपके द्वारा दिए गए उत्तर पूरे प्रयोगात्मक परीक्षा के 30 अंक को प्रभावित करते हैं। अगर प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान प्रयोगात्मक परीक्षक द्वारा पूछे गए मौखिकी के अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप सही से देते हैं तो आपको प्रयोगात्मक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान आयतन मिति विश्लेषण से संबंधित कौन कौन से मौखिकी के प्रश्न परीक्षक द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आयतनात्मक विश्लेषण या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है, रासायनिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें पदार्थों के विलयनों की मात्रा का मापन करके किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा की गणना की जाती है, आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। यानी जो आयतनात्मक विश्लेषण होता है इसमें हम लोगों को एक अज्ञात सांद्रता का विलयन दिया जाता है और उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हमको ज्ञात करना होता है। तो जो आयतनात्मक विश्लेषण होता है इसकी सहायता से हम लोग किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा की गणना करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, अनुमापन किसे कहते हैं? और इसका उत्तर दिया गया है, जब किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात सांद्रता के विलयन की सहायता से पूर्ण अभिक्रिया कराकर ज्ञात की जाती है तो इसे अनुमापन कहते हैं। यानी जो अनुमापन का प्रयोग होता है इसमें अज्ञात सांद्रता का एक विलयन हम लोगों को दिया जाता है और हम लोग ज्ञात सांद्रता का एक मानक विलयन बनाते हैं और उस मानक विलयन की सहायता से हम लोग अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है कि जब किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात सांद्रता के विलयन की सहायता से पूर्ण अभिक्रिया कराकर ज्ञात की जाती है तो इसे अनुमापन कहते हैं। अब यह जो अनुमापन होता है यह दो तरह का होता है, एक द्विपद अनुमापन होता है और एक सरल अनुमापन होता है। तो जो हम लोगों के कोर्स में है वह सरल अनुमापन है। तो अगला प्रश्न सरल अनुमापन से है कि सरल अनुमापन में कितने विलयनों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है कि सरल अनुमापन में 2 विलयनों की आवश्यकता होती है, एक मानक विलयन और दूसरा अज्ञात विलयन। मानक विलयन जो होता है, अब इसके बारे में दिया गया है कि मानक विलयन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दी गई है कि वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात रहती है उसे मानक विलयन या ज्ञात विलयन कहते हैं। यानी वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात रहती है उसी को हम लोग मानक विलयन या ज्ञात विलयन कह देते हैं, या मानक विलयन हम लोगों को प्रयोगशाला में बनाना होता है। आगे इसमें दूसरा प्रश्न है, अज्ञात विलयन किसे कहते हैं? और इसका उत्तर दिया गया है कि वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं होती है उसे अज्ञात विलयन कहते हैं। यानी वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात रहेगी जो हम लोगों को दिया जाता है प्रयोगशाला में उसी को हम लोग अज्ञात विलयन कहते हैं और इसी अज्ञात विलयन की सांद्रता हम लोगों को अनुमापन की सहायता से ज्ञात करनी होती है। अगला प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सूचक वह पदार्थ होता है जो अपना रंग परिवर्तित करके किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। तो सूचक वह पदार्थ होगा जो अपना रंग परिवर्तित कर देगा और जब उसका रंग परिवर्तित हो जाता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक शब्द है अंतिम बिंदु, तो जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और उस समय जो सूचक होता है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है तो उसी बिंदु को हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं। आगे इसमें सूचक का उदाहरण दिया गया है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज। तो पोटेशियम परमैंगनेट, लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज सूचक के उदाहरण हैं। आगे इसमें प्रश्न है, अंतिम बिंदु किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है, अनुमापन की वह स्थिति जिसमें अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की केवल एक बूंद ज्ञात सांद्रता वाले विलयन में मिलाने पर अभिक्रिया पूर्ण होकर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, अंतिम बिंदु कहलाता है। दूसरा प्रश्न इसमें है, नॉर्मलता किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है, किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलता की परिभाषा दी गई है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार शब्द आया, इसलिए अगला प्रश्न है, तुल्यांकी भार क्या होता है? और इसका उत्तर है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के अनुसार हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करती है या इतने ही भागों को उनके यौगिकों से विस्थापित करती है, उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। मतलब तुल्यांकी भार एक संख्या होती है और जो भार के अनुसार हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करेगी या इतने ही भागों को उनके यौगिकों से विस्थापित करेगी, तो उसी को हम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, तुल्यांकी भार का क्या मात्रक है?
तो तुल्यांकी भार चूंकि एक संख्या है, इसलिए तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक संख्या होती है। अब यहाँ पर है प्रश्न, n/50 बिलियन का क्या तात्पर्य है। जैसे अनुमापन का जो प्रयोग होता है उसमें दिया जाता है कि n/50 सांद्रता का मानक विलयन बनाकर, तो उसी के बारे में पूछा गया कि n/50 बिलियन का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है n/50 बिलियन का तात्पर्य है कि पदार्थ के तुल्यांकी भार का 1/50 भाग 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। यानी 1 लीटर जो विलयन है उसमें उस पदार्थ के तुल्यांकी भार का 1/50 भाग उपस्थित है। उसी तरह से अगर यहाँ पर n/20 दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जो पदार्थ का विलयन होगा उसके 1 लीटर में उस पदार्थ के तुल्यांकी भार का 1/20 भाग उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पर n जितना दिया जाता है केवल उसका 1/, उतना भाग ही 1 लीटर विलयन में उस पदार्थ का उपस्थित रहता है। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है पदार्थ के नॉर्मल विलयन को 50 गुना तन कर दिया गया है। यानी अगर एक तुल्यांकी भार 1 लीटर विलयन में उपस्थित होता तो उसको हम लोग नॉर्मल विलयन कहते। अब यहाँ पर नॉर्मल विलयन का 1/50 कर दिया गया, तो मतलब जो नॉर्मल विलयन था उसको 50 गुना तनु कर दिया गया है। तो इसको आप दोनों तरह से बता सकते हैं। अब जो रासायनिक तुला होती है जिसकी सहायता से हम रासायनिक प्रयोगशाला में किसी पदार्थ को तौलते हैं, उसके बारे में प्रश्न बनता है कि रासायनिक तुला का अल्पतमांक कितना होता है। तो रासायनिक तुला का अल्पतमांक 0.0002 ग्राम होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हम लोग रासायनिक प्रयोगशाला में किसी पदार्थ को किस ऑपरेटर से तौलते हैं, तो इसका उत्तर होगा रासायनिक तुला। और रासायनिक तुला का अल्पतमांक पूछा जाए तो रासायनिक तुला का अल्पतमांक यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, आपको इतना बताना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है राइडर का भार कितना होता है। तो राइडर एक एल्युमिनियम का बना हुआ तार होता है और उसका भार 10 मिलीग्राम होता है। और इसको ग्राम में अगर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0.01 ग्राम होता है। तो राइडर का भार 10 मिलीग्राम या 0.01 ग्राम होता है। और राइडर एक एल्युमिनियम का तार होता है जो छोटे वेट बॉक्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर अनुमापन के लिए हम लोग एक ऑपरेटर प्रयुक्त करते हैं जिसको ब्यूरेट कहते हैं, और इसका अल्पतमांक पूछा जाता है कि ब्यूरेट का अल्पतमांक कितना होता है। तो ब्यूरेट जो होते हैं वह बहुत प्रकार के होते हैं, और जो हम लोग सामान्य रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वह 50 ml तक के ब्यूरेट रहते हैं। तो और उनका अल्पतमांक 0.1 मिलीलीटर होता है। अगला प्रश्न है पीपेट का अल्पतमांक कितना होता है। तो पीपेट जो होते हैं यह भी 1 मिलीलीटर से लेकर 100 मिलीलीटर तक होते हैं, लेकिन जो हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वह या तो 20 मिलीलीटर के रहते हैं या तो 25 मिलीलीटर के रहते हैं। तो जो पीपेट होता है इस पर कोई मार्क नहीं होता है, केवल एक ही मार्क रहता है और वह फाइनल मार्क होता है 20 ml का या 25 ml का। तो पीपेट जो होता है इसका अल्पतमांक जिस आकार का पीपेट रहेगा वही रहता है, अर्थात 10 ml या 20 ml या 25 ml होता है, क्योंकि इसमें और कोई मार्किंग नहीं होती है। आगे इसमें प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुमापन किस प्रकार का अनुमापन है। तो जो अनुमापन होता है यह कई प्रकार का होता है, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुमापन होता है यह ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। आगे प्रश्न यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापन में कौन ऑक्सीकारक तथा कौन अपचायक होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे इसमें लिखा गया है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक तथा फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक होता है। तो मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच अनुमापन होता है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक होता है और फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक होता है। इसको हम लोग इस समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। यह समीकरण अनुमापन का जो फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच आयतन मिति विश्लेषण होता है उसी का सिद्धांत का समीकरण है। इसमें यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, और जब यह अनुमापन के दौरान मैग्नीज सल्फेट में बदलता है तो इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीज था यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 थी और यह +2 में बदल गई, तो मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पर इसका अपचयन हुआ। जबकि यहाँ जो फेरस सल्फेट होता है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और यह जब फेरिक सल्फेट में यहाँ पर बदलेगा तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाती है, मतलब इसका ऑक्सीकरण होता है। तो जो फेरस सल्फेट होता है वह फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह मैग्नीज सल्फेट में अपचयित हो जाता है। तो कुल मिलाकर पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर ऑक्सीकारक होता है क्योंकि यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करा देता है, और फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक होता है क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज सल्फेट में अपचयित करा देता है।
तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे इसमें है पोटेशियम परमैंगनेट तथा ऑक्सैलिक अम्ल के अनुमापन में विलयन को गर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर होता है अपक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया तेजी से होती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट के जो बीच अनुमापन होता है इसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट तथा ऑक्सैलिक अम्ल के बीच अनुमापन होता है इसमें विलयन को गर्म करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखा जाता है कि जो हम लोग विलयन को गर्म करते हैं तो इसको इतना अधिक गर्म नहीं किया जाता है कि वह उबलने लगे, केवल उसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना होता है। आगे इसमें प्रश्न है फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाते समय थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर है फेरस अमोनियम सल्फेट में तनु H2SO4 जल अपघटन रोकने के लिए मिलाया जाता है, अन्यथा फेरस सल्फेट का जल अपघटन होने से फेरस हाइड्रॉक्साइड बनता है जो वायु से क्रिया करके फेरिक हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है उसमें जो फेरस सल्फेट पाया जाता है, अगर विलयन बनाते समय हम लोग उसमें तनु H2SO4 को नहीं मिलाएंगे तो जो फेरस सल्फेट होगा वह जल से क्रिया करेगा और जल अपघटित होकर वह फेरस हाइड्रॉक्साइड में बदल जाएगा। अब फेरस हाइड्रॉक्साइड वायु से क्रिया करके फेरिक हाइड्रॉक्साइड में बदल जाएगा। तो इस क्रिया को रोकने के लिए जब हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाते हैं तो उसमें लगभग 1 टेस्ट ट्यूब तनु H2SO4 की मिला देते हैं। आगे इसमें लास्ट प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापन में कौन सा सूचक प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापन में कोई वाय सूचक प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन स्वयं सूचक होता है। तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल का अनुमापन होता है इसमें हम लोग कोई वाह्य सूचक नहीं मिलाते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है अनुमापन में वह स्वयं सूचक का कार्य करता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गुलाबी होता है और जब हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन में इसको मिलाते जाते हैं तो इसका गुलाबी रंग गायब होता जाता है, लेकिन जब अंतिम बिंदु आ जाता है तो उसमें एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट का जैसे ही हम मिलाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब नहीं होता है। तो इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट फेरस अमोनियम सल्फेट और ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन के साथ स्वयं सूचक का कार्य करता है। तो इस वीडियो में आयतन मिति विश्लेषण से संबंधित मौखिकी प्रश्नों के बारे में आपने जाना। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।